माई लाइफ माई वे चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत जिसका शीर्षक है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय शीर्षक का ख्याल धर्मवीर भारती को उस वक्त आया था जब उन्होंने एक ठेले पर बर्फ की सिल्लियाँ ले जाते हुए किसी ठेले वाले को देखा और उन्हें फिर स्मृति चली आई थी उस अपनी यात्रा की, जब वे हिमालय का दर्शन करने के लिए अपने मित्र के अनुरोध पर गए थे। इससे पहले हम थोड़ा सा उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठेले पर हिमालय, जो गद्य की एक विद्या है। यात्रा वृत्तांत जहाँ तक लेखक की बात है, ये एक ओजस्वी कथाकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी को काफ़ी समृद्ध किया है, बल्कि हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है। भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद, जो अभी जिसका नाम है प्रयागराज, में हुआ था और सारी शिक्षा दीक्षा भी इलाहाबाद में ही हुई। इनकी रचनाओं में बौद्धिक तत्व और ओज का उत्कर्ष एक साथ हुआ। समस्याओं का ये सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं अपनी रचनाओं में। काफ़ी समय तक ये संगम और धर्मयुग पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। 1972 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं को हम देख लेते हैं। इनका कथा साहित्य है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग। निबंध संग्रह है कहानी अनकही, ठेले पर हिमालय। नाटक और एकांकी है नदी प्यासी थी, नीली झील। आलोचना है साहित्य एवं मानव मूल्य। काव्य है इनके कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और अंधा युग। इसके अतिरिक्त डायरी एवं यात्रा वृत्तांत शैली में भी इन्होंने काफी कुछ लिखा है। यहाँ पर इनके काव्य सौंदर्य की एक झलक हम देखते हैं। है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा ये नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल, अंतःपुर में मरघट किसी खामोशी। यह वर्णन कुरुक्षेत्र का चित्र हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देती है। यही इनके काव्य का सौंदर्य है। अब हम पढ़ते हैं ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय यह इनका एक बहुत ही चर्चित यात्रा वृत्तांत है, जिसमें इन्होंने अपने हिमालय के दर्शन का कलात्मक और दृश्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कलात्मक और दृश्यात्मक क्या है। वो दृश्यों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जैसे वह हमारी आंखों के सामने वह चल रहा हो, और उसे कलात्मकता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्हें अपने मित्र शुक्ल जी से हिमालय देखने की प्रेरणा मिलती है। ये उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर अपनी पत्नी को साथ लेकर कौसानी पहुंच जाते हैं और वह वहां के सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। हालांकि रास्ते में इन्हें काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं और जैसे रास्ते भर वो ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ है वो सौंदर्य, जबकि वह अभी हिमालय के करीब पहुंचे नहीं थे। तो कौसानी यह पर्वतमालाओं के मध्य स्थित है। जैसे यहाँ देवताओं की विशेष जातियां कभी रहती होंगी। यहाँ के सौंदर्य को देखकर लेखक को ऐसा ही महसूस होता है। यहाँ पर वे अपने मित्र का इंतजार करते हैं। नैनीताल से कौसानी के लिए यात्रा करते समय हालांकि उन्हें काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर आगे कौसानी के सौंदर्य ने उनके हर कष्ट को जैसे अपने अंदर समाहित कर लिया। हर एक कण में जैसे बस सौंदर्य ही सौंदर्य समाया हुआ था। खेतों में बिछी हरियाली जैसे कालीन हो, छोटी छोटी नदियों के बहाव के स्वर मन को भाव विभोर कर रहे थे। यात्रा का कष्ट वैसे ही बह गया था जैसे कि बर्फ पिघल कर बह जाती है। रास्ते में उन्हें सोमेश्वर की घाटी और कतियूर की घाटी में जगह जगह सुंदर सफेद पत्थर की कतारें, लाल रंग के गिरु पर्वत की शिला को काटकर बनाए गए रास्ते और बेलों की लड़ियां ऐसे उलझी थी जैसे कि उनका हृदय भी उन लड़ियों की तरह प्रकृति के सौंदर्य को उसमें गुथ जाना चाहती हो और उन्हें अपनी आंखों से चूम लेना चाहती थी और अपनी आत्मा में हमेशा के लिए उस सौंदर्य को समा लेना चाहती थी। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे हिमालय की विराटता को अपने अंदर महसूस कर रहे थे और विचार भी जैसे ऊंची चोटियों की तरह ऊंचे महसूस हो रहे थे, क्योंकि विराट से मिलना तभी सार्थक होता है जब किसी न किसी क्षेत्र में खुद भी
आप विराट हों, चाहे वह आप अपनी सोच में ही क्यों ना हो। क्योंकि कहते हैं कि समान धर्मा का मिलन ही उत्तम होता है। इसलिए हिमालय की विशालता और विराटता को देखकर लेखक ने अपनी सोच को उस वक्त ऊंचा उठा हुआ और विराट महसूस किया, और तब वह खुले दिल से हिमालय से मिलने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय से उसका कोई रिश्ता भी है, यानी हिमालय सिर्फ आकार से नहीं, संवेगात्मकता में भी उतना ही विशाल है। यानी उसके करीब जाते हुए उसके साथ एक अपनेपन का भाव लेखक के मन में उभरने लगा था। यही विशालता की पहचान होती है। जो विशाल होता है, महान होता है, वह सबको अपने आप में समा लेता है। उसके करीब आकर लोग अपने को उसके अपने की तरह महसूस करने लगते हैं, और उसके करीब आकर लोग अपनी सारी तकलीफ़ों को भूलने लगते हैं। और जब आप इसके करीब जाते हैं तो जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई को गले लगाने के लिए व्याकुल हो, और कहीं ना कहीं यह विशालता हम सब में भी ऊंचा उठने की चुनौती और एक साहस और प्रेरणा भरता है। इसके बाद उनका दल 12 मील का चक्कर लगाकर बैजनाथ पहुंचता है। वह गोमती नदी का नज़ारा भी वहां पर देखने लायक होता है। गोमती के प्रवाह में शिखरों की परछाइयां खेल रही थी, बह रही थी, जल में तैरते जैसे हिम शिखर हों। लेखक वहां से लौट तो आता है, पर फिर से वहां जाने के लिए अपना आकर्षण और इच्छा अपने हृदय में लिए हुए आता है, और फिर से न जाने की टीस उसे सालती रहती है, जैसे हिमालय उसे संदेश भेजता है। सूर की गोपियों की तरह, लला फिर आइयो खेलन होरी। वे कहते हैं, ऐसे ही हिमालय से आकर्षित होकर तुलसी ने जरूर कहा होगा, कबहू खो यहीं रहने रहूंगा। यानी इस संसार में कब तक फंसा रहूंगा मैं, प्रकृति की गोद में मुझे जाना है, अब यहाँ नहीं रहना है। अगर आप देखें तो यहाँ लेखक ने प्रकृति के सौंदर्य का अभूतपूर्व और जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे पढ़ते हुए आप अपने को एक बारगी हिमालय की गोद में ही प्रकृति के करीब बैठा हुआ महसूस करने लगेंगे। इस तरह यह कहानी हमें संदेश भी देती है कि प्रकृति हमारी अपनी है। वैसे ही जैसे हम अपने रिश्तेदारों को समझते हैं, यह हमसे बहुत प्रेम करती है और हमेशा हमारी भलाई ही करती रहती है। अगर मैं अपनी बातें कहूँ या हम सब को जो सोचना चाहिए प्रकृति के बारे में उसकी बातें करूँ, तो बात ये होगी कि पर क्या हम भी उतने ही अच्छे हैं जितनी अच्छी प्रकृति है? क्या हम भी उतना ही प्यार उसे कर पाएंगे? आज की तारीख में हम स्वार्थी हैं, बस और सिर्फ अपना सोचते हैं, अपनों का नहीं सोचते। अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारी विशालता भी हिमालय की तरह ऊंची होगी। सारा खेल स्वार्थ और परोपकार का है। स्वार्थ आपको छोटा बनाती है और परोपकार ऊंचा उठाती है। दुख की बात है कि हम जो सांसें लेते हैं वह किसी वृक्ष के दिए हुए ऑक्सीजन से ही लेते हैं, और इसका महत्व हम नहीं समझते। अगर आपको इसका महत्व कभी समझना है और आजमाना है प्रकृति के महत्व को, तो आप ऐसा करिए, 1 मिनट के लिए अपनी सांसें रोक दीजिए और प्रकृति के दिए हुए ऑक्सीजन को नकार दीजिए। फिर आप प्रकृति का और ऑक्सीजन का महत्व समझ जाएंगे, भली भांति समझ जाएंगे। इसी तरह जब भी कोई पेड़ को काटता है तो वह हत्या के सिवा और कुछ नहीं करता। फर्क इतना है कि वो रो नहीं सकते, अपना दर्द आपको बता नहीं सकते। इसलिए काटने के बजाय कभी पेड़ लगा कर देखिए और उसे बड़ा कर देखिए। फिर उस पेड़ के प्रति अपने प्रेम को महसूस कर पाएंगे आप कि इसमें प्राण है या नहीं है। क्योंकि आप जिसे पालते नहीं, उसके प्रति आपका प्रेम आप महसूस नहीं कर सकते हैं। किसी को महसूस करने के लिए, किसी को समझने के लिए आपको उसकी देखभाल करनी होती है, आपको उसके करीब रहना होता है। पर आज का वक्त हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, उस भागदौड़ के पीछे भागते जा रहे हैं जो हमारा होना नहीं है। अगर हमें कोई बचाएगा तो प्रकृति के सिवा और कोई नहीं बचाएगा। इसके साथ ही मेरा यह वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है, इसकी समीक्षा इस पाठ की। इस पाठ में लेखक ने अवश्य हमें संदेश देने की कोशिश की है। हर पाठ, लेखक का हर विवरण कुछ न कुछ संदेश जरूर छोड़ता है। ज़रूरत है हमें उस संदेश को समझने की, परंतु हम वही समझ पाते हैं जो हमारे भीतर होता है। जो हमारे भीतर भावना ना हो, उस भावना को हम
समझकर भी समझ नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स हो या बड़े छोटे सभी लोग इस प्रकृति के महत्व को समझें, इसका संरक्षण करें। इसका संरक्षण यानी आप अपने बच्चों का संरक्षण करेंगे, जीव का धरती पर संरक्षण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहें। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।